दोस्तों, आज की कहानी है पिता और बेटी की दर्दनाक कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अपने गांव लौटने लगा तो मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मेरे दोहते अपने घर के बालकनी से प्रेम से हाथ हिला रहे थे। बाय गरडपा, सी यू नाना। धीरे धीरे मैं बस स्टैंड की ओर चल दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, बस मिले तो 5 घंटे में मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। जाते जाते बहुत अंधेरा हो जाएगा। फिर बस स्टैंड पर उतर कर वहाँ एक होटल है, उसमें कुछ खा पी कर ऑटो से अपने घर चला जाऊंगा। 2 साल पहले मेरी पत्नी बीमार होकर गुजर गई। तब से मैं अकेला ही हूँ। मेरे गांव का मकान पुश्तैनी है, उसकी छत टिन की है। पहले घास फूस की छत थी। जब एक बार बारिश में बहुत परेशानी हुई तब टिन डलवा दिया था। मेरा एक भाई था, वह भी कुछ साल पहले ही चल बसा था। अब इस घर में आखिरी पीढ़ी का रहने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी इकलौती बेटी बड़े शहर में है, अतः वह यहाँ नहीं आएगी। जब बारिश होती है तो छत से यहाँ वहाँ पानी टपकता है। एक बार इतनी बारिश हुई कि दूर स्थित एक बांध टूट गया और कमरे भर पानी मकान के अंदर तक जा घुसा था। कई बार सोचा घर की मरम्मत करा दूं, पर इसके लिए भी 1 आध लाख रुपए तो चाहिए ही। मैं सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, अतः मुझे पेंशन मिलती है। उम्र के साथ दवा भी खाने होते हैं, मगर फिर भी इस खर्च के बाद थोड़ा बहुत बच जरूर जाता है। 2 महीने में एक बार मैं शुक्रवार को दोहतों को देखने की उत्सुकता में बेटी के घर जाकर 2-3 दिन ठहर कर खुशी खुशी दिन बिताकर मैं वापस आ जाता हूँ। इससे ज़्यादा ठहरना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे दामाद अपना प्रेम या विरोध कुछ भी नहीं दिखाते। मैं घर में प्रवेश करता तो एक मुस्कान छोड़ अपने कमरे में चले जाते। दामाद शादी के समय बिल्डिंग बनाने वाली बड़ी कंपनी में सीनियर सुपरवाइजर थे। जो मकान बने व बिक ना सके, बैंक से उधार लिए रुपए को न चुकाने के कारण कंपनी बंद हो गई थी। तब से वह रियल एस्टेट का ब्रोकर बन गया। कुदरत की मर्जी से किसी तरह सब ठीक ठाक चल रहा है। पापा, ऐसा मेरी बेटी कहती। पति की नौकरी जब चली गई थी तब मेरी बेटी दोपहर के समय टीवी सीरियल न देखकर सिलाई मशीन में आस पड़ोस के बच्चों व महिलाओं के कपड़े सिलकर कुछ पैसे बना लेती। पापा, आपने कहा था ना कि बीए कर लिया है तो अब बेकार मत पढ़ो, कुछ सीखना चाहिए। तब मैं सिलाई सीखी, अब वह मेरे काम आ रही है। पापा, भाव विभोर होकर वह कहती, पिछली बार जब मैं गया था तो वह दोस्तों ने जिद की, नाना जी आप हमारे साथ ही रहो, क्यों जाते हो यहाँ से। बच्चे जब यह कह रहे थे तब मैंने अपने दामाद के चेहरे को निहारा। उसमें कोई बदलाव नहीं। मेरी बेटी रेनू के आंखों में आंसू लाकर कहती, पापा बच्चों का कहना सही है। अम्मा के जाने के बाद आप अकेले रहते हैं, जो ठीक नहीं। आप बीमार भी रहते हो। वह कहती, पापा हमारे मन में आपके लिए जगह है, पर घर में जगह की कमी है। आपको एक कमरा देना हो तो 3 रूम का घर चाहिए। रियल एस्टेट के बिजनेस में अभी मंदी है, तकलीफ का जीवन है। इस घर में बहुत दिनों से रहते आए हैं, अतः इसका किराया भी कम है। अभी इसको खाली करें तो दुगना किराया देने के लिए लोग तैयार हैं। क्या करें। इसके अलावा मेरा सिर दर्द जब तब आकर परेशान करता है। मैं बेटी को समझाता, बेटा रो मत, यह सब कुछ मुझे पता है। अब गांव में ही क्या है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ऐसा भी नहीं, पड़ोस में एक कमरे का घर मिल जाए तो मैं भी रह लूँगा। मैं अभी 21,000 पेंशन पाता हूँ।
6-7 हज़ार भी किराए देकर रह लूँगा। अकेला तो हूँ, तुम्हारे पड़ोस में रहूँ तो मुझे बहुत हिम्मत रहेगी। यह कहकर मैंने बेटी का चेहरा देखा। अरे जाओ पापा, अब सिंगल रूम कौन बनाता है, सब 2-3 कमरों का बनवाते हैं। मिले तो भी किराया 10 हज़ार, यह सब हो नहीं सकता। पापा कहकर बेटी माथे को सहलाने लग जाती। अगली बार जब मैं बेटी के घर गया तब एक दिन सुबह शहर के लिए निकला। अगली 2 गलियों को पार कर चलते समय एक नई कई मंजिल मकान को मैंने देखा तो कुछ भी दिनों में पूरा होने की शक्ल में था। उसमें एक बैनर लगा था, सिंगल बेडरूम का फ्लैट किराए पर उपलब्ध है। मुझे प्रसन्नता हुई और उत्सुकता भी। वहाँ एक बेंच पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। मैंने उससे जाकर पूछताछ की। दादाजी, उसे सिंगल बेडरूम बोलते हैं, मतलब एक ही हॉल में सब कुछ होता है, 1-2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। आप कितने लोग हैं? वह बोला, मैं बस अकेला ही हूँ। मेरी बेटी पड़ोस में ही रहती है, इसलिए यहाँ लेना चाहता हूँ। अच्छा फिर तो ठीक है, घर को देखिएगा, कहकर अंदर जाकर चाबी के गुच्छों के साथ बाहर आया। दूसरे माले में 4 फ्लैट है, इन चारों में एक ही मालिक है। 3 फ्लैटों के पहले ही एडवांस दे चुका है। उसने दरवाजा को खोला। लगभग 250 फुट चौड़ा और लंबा एक हॉल था। उसमें एक तरह खाना बनाने के लिए प्लेटफॉर्म, आधी दीवार खिंची थी। दूसरी तरफ छोटा सा बाथरूम, बड़ा अच्छा व कॉम्पैक्ट था। किराया कितना है? मैंने पूछा। मुझे तो कहना नहीं चाहिए, फिर भी रुपए 7 हज़ार होगा, क्योंकि इसी रेट में दूसरे फ्लैट भी दिए हैं। एडवांस 50 हज़ार है, रख रखाव के लिए 500-600 से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब सब कुछ मिलाकर 7-8 हज़ार के अंदर हो जाएगा। दादाजी वह बोला, ठीक है भैया, इसे मुझे दिला दो। मालिक से कब बात करें? अभी बात कर लो, एक फ़ोन लगा कर बुलाता हूँ, आप बैठिए। वह बोला। वहाँ एक प्लास्टिक की कुर्सी थी। मैं उस पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया वे खाना खा रही हैं, 10-15 मिनट में पहुँच जाएगी। तब तक आप यह अखबार पढ़िए। मालिक से बात कर किराया थोड़ा कम करने के बारे में पूछ लूँगा। फिर एक ऑटो पकड़कर घर जाकर लड़की को भी लाकर दिखाकर तय कर लेंगे। बेटी इस मकान को देखकर आश्चर्य करेगी। एडवांस के बारे में कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं पास के एक बैंक में हर महीने जो पैसे जमा करता हूँ, उसमें 30 हज़ार के करीब तो होंगे ही। बाकी रुपयों के लिए पेंशन वाले बैंक से उधार ले लूँगा। फिर एक दिन शिफ्ट हो जाऊँगा। यहाँ आने के बाद एक आदमी का खाना और चाय का क्या खर्चा होगा? आप खाना बनाओगे क्या पापा? ऐसा डांट कर बेटी प्यार से खाना तो भिजवा ही देगी। खाना बनाने का काम भी बच जाएगा। पास में लाइब्रेरी तो होगा ही, वहाँ जाकर दिन कट जाएगा। सामने की तरफ थोड़ी दूर पर एक छोटा सा टी स्टॉल था। मैंने सोचा एक कप चाय पीकर हो आते हैं, तब तक मकान मालकिन भी आ ही जाएगी। वहाँ कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी लूँ। यहाँ रहने आ जाऊँगा तो नाश्ते और चाय की कोई फिक्र नहीं रहेगी। पैसे देकर वापस आया तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, घर के ऑनर आ गए हैं, वे ऊपर गए हैं, आप वहीं चले जाइए। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर ऑनर को नमस्कार बोला। पीठ दिखाकर खड़ी वह महिला धीरे से मुड़ी तो वह मेरी बेटी रेणु थी।